Welcome to my YouTube channel, Legal Anusandhan. This is my new channel and first video. I am a law student. अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम जानेंगे एक्ट कैसे बनती है, बेयर एक्ट क्या होती है और कुछ कॉमन टर्म्स का भी डिस्कशन करेंगे, उनका इंट्रो देंगे। जैसे कि एग्रीमेंट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे बनती है, एक्ट कहाँ से आती है, हम जानते हैं अब। जैसे कि कोई भी फील्ड हो, अगर वहाँ फ्रॉड होता है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। जैसे कि बिजनेस फील्ड है, मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है। अगर वहाँ फ्रॉड होगा तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, जिसके लिए रूल बुक होगी, जिसमें कि उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रूल लिखी जाएगी कि ये इन सब रूल को फॉलो करना है। उस रूल बुक को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा से पास किया जाएगा। पास करने के बाद वो एक एक्ट बन जाएगा। जहाँ कहीं भी जब भी किसी फील्ड में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके लिए लॉ बनाया जाता है। उस लॉ को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास कराया जाता है, तब वो लॉ एक्ट बनता है। नेम ऑफ एक्ट उसके एक्शन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। मतलब कि एक्ट का नाम उसके काम के हिसाब से दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बेयर एक्ट। बेयर एक्ट क्या होती है। बेयर एक्ट आप ये फर्स्ट ईयर में BA LLB के फर्स्ट ईयर में आप ये पढ़ेंगे इनके बारे में। बेयर एक्ट आपको लॉ स्टूडेंट होंगे तो बेयर एक्ट आएगी ही आएगी, इसीलिए मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन रखा है कि बेयर एक्ट क्या होती है। बेयर एक्ट एक अनकवर्ड थी, जिसमें एक्ट थे, सेट ऑफ लॉज थे, और जो कि एक बहुत ही मोटी किताब थी। इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बेयर एक्ट कहते हैं। दिस एक्ट गेट इट्स पावर फ्रॉम, और ये जो एक्ट है वो इसको पावर कहाँ से मिलती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू डू बिजनेस, ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग एंड फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, सबसे ऊपर ये लॉ को रखा जाता है। ऑल द लॉ गेट्स इट्स पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सारे लॉज को पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देती है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स में है, एवरी लॉ मेड शैल नॉट बी वॉयलेटिव ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी भी आर्टिकल को वॉयलेट नहीं कर सकता है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेयर एक्ट है, जो कि पास हुआ था 1872 में, और लागू कब से हुआ था, 1 सितंबर 1872 में। इट एक्सटेंड टू द होल इंडिया, ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड किया था। कंसेप्ट क्या था इसका, कमर्शियल ट्रांजैक्शन। कमर्शियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, व्यावसायिक लेन देन। इट इज़ जनरली डिफाइंड, कमर्शियल ट्रांजैक्शन इज जनरली डिफाइंड एज some sort of payment for a goods and service. हिस्टोरिकल बेसिस क्या था, कॉमर्स। इवोल्यूशन ऑफ कहाँ से आया था, बार्टर सिस्टम से इवोल्यूशन हुआ था इसका। उस समय किंग रूल करते थे। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का एक्ट है, अंग्रेज़ों के ज़माने का एक्ट है, और तब 1872 के समय अंग्रेज़ों के गुलाम थे। कौन, हम लोग अंग्रेज़ों के
गुलाम थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सी पार्लियामेंट में पास की गई होगी? यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है कि कौन से पार्लियामेंट में पास की गई होगी। तो ब्रिटिश या इंडियन? ब्रिटिश नहीं होगा, इंडियन पार्लियामेंट में पास किया गया था। इंडियन पार्लियामेंट इंडिया का था बट चलाते इंग्लिश मैन थे। पार्लियामेंट जो था वो इंडिया का था बट चलाते इंग्लिश मैन थे, ब्रिटिशर्स थे। पास्ड इन इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पे भी लिखा होगा पास्ड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट। इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये, ब्रिटिश के ज़माने का एक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बुक इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। अब इसको पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया? चूँकि बहुत मोटी बुक थी और इसे आसानी से जानने के लिए इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के 1 to 75 को जनरल प्रोविजंस में रखा गया। 16 to 123 सेल्स ऑफ गुड, इसको सेपरेट लेजिस्लेचर बना दिया गया। सेपरेट आउट एज स्पेशल एक्ट 1930। 124 to 147 इंडिमनिटी एंड गारंटी। 148 to 181 बेलमेंट एंड प्लेज। 181 to 238 एजेंसी। 239 to 266 पार्टनरशिप एक्ट। सेपरेट लेजिस्लेचर बना दिया गया और सेपरेट आउट स्पेशल एक्ट इन 1932। अब एक्ट कौन कौन सा रिपेल हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जितने भी गुड्स से जुड़े, बेचने से जुड़े जितने भी प्रोविजंस थे उनके लिए एक नया एक्ट बना दिया गया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। उसके 2 साल के बाद पार्टनरशिप से जितने भी जुड़े हुए प्रोविजंस थे उनके लिए एक्ट बना दिया गया। पार्टनरशिप से जितने भी जुड़े हुए प्रोविजंस थे उनके लिए एक्ट बना दिया गया 1932 में, पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का नेचर अब देखते हैं हम कि इसका नेचर क्या है। इसके नेचर हम ये देखेंगे, 4 केसेस है, ए और बी है। ए बी को कॉफ़ी पे बुलाता है, ठीक है। सेकंड केस हस्बैंड एंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ को खुशी में आकर के कहता है कि मैं तुम्हें गोल्ड नेकलेस दिलाऊंगा, वाइफ खुश हो जाती है। थर्ड केस है एक्स एंड वाई के बीच में। एक्स अपना एक ऑफ़र देता है कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, वाई उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और एक और फोर्थ केस है कि मुझे कुछ बनवाना है, और एग्ज़ाम्पल मुझे मंदिर बनवाना है, तो मैं एक आदमी के पास जाती हूँ, मंदिर के आदमी के पास जाती हूँ और मैं बोलूँगी उसे कि मुझे मंदिर बनवाना है, उसके लिए मुझे 10 रुपये दे। तो इन सारे केसेस से मुझे कैसे उनका नेचर पता चलेगा, किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है। तो पहले हम ये देखेंगे कि प्रॉमिस में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में 2 चीज़ें होती है, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट कैसे बनता है? जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं और सामने से वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट मतलब प्रतिदिन बहुत सारे एग्रीमेंट बनते हैं। जैसे कि किसी भी केस में एग्रीमेंट बन सकता है। मैं अपने दोस्त को बोलूँगा कि मेरा ये काम कर दो, तो मैं तुम्हें घूमने ले जाऊँगा, एग्रीमेंट बन गया, वो एक्सेप्ट कर लिया। और अगर उसमें कंसिडरेशन होता है, मतलब समथिंग इन रिटर्न आपको मिल रहा है, जैसे कि मैं अपना ज़मीन बेचूँगा, उसके बदले में मुझे पैसे और ज़मीन के कागज़ मिलेंगे, तो यहाँ पे कंसिडरेशन बनता है। और इस कंसिडरेशन में लीगल इंटेंशन क्रिएट होता है, जिसको प्रिजम्पशन कहते हैं। जब कंसिडरेशन आता है तो प्रिजम्पशन भी आता है। प्रिजम्पशन में क्या होता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है। अब हम केसेस पे आते हैं। जैसे कि ए बी को बोलता है कि सुनो भाई, शाम को तुम मेरे
मेरे शाम को तुम मेरे घर पे कॉफ़ी बनाना, बी उस टाइम पे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कुछ देर के बाद शाम होते ही बी रिफ्यूज़ कर देता है। तो क्या ए बी पे फाइल केस कर सकता है, शुरू कर सकता है बी को? ए को नहीं कर सकता है। तो ये एक सोशल एग्रीमेंट है और इसमें समथिंग इन रिटर्न नहीं है और ये प्रिजम्पशन भी नहीं है। अब दूसरा केस देखते हैं। हस्बैंड वाइफ को बोलता है कि चलो आज मैं गोल्ड का नेकलेस दिलवाता हूँ। वाइफ खुश हो जाती है। तो ये एक डोमेस्टिक टाइप का एग्रीमेंट है जो आए दिन होते रहता है। इसके लिए अगर हस्बैंड बाद में मना कर देता है तो क्या वाइफ फाइल केस करेगी? नहीं कर सकती है। जैसे कि मैं अपने छोटे भाई से कहूँगी कि तुम अगर मार्क्स अच्छा ले आओगे एग्ज़ाम में तो मैं तुम्हें फ़ोन दिलवाऊँगी, और अब वो अगर मार्क्स अच्छा आ जाता है उसका, तो मैं बाद में अगर फ़ोन नहीं दूँगी तो क्या वो मेरे पे केस फाइल करेगा? नहीं करेगा। ये सोशल एग्रीमेंट बन जाएगा, सोशल नेचर का एग्रीमेंट बन जाएगा, जिसमें कि समथिंग इन रिटर्न नहीं मिलता और प्रिजम्पशन भी नहीं होते हैं। एक्स और वाई के केस में एक्स बोलता है कि मुझे कार देनी है, अपनी कार बेचनी है। वाई बोलता है कि मुझे आपकी कार ख़रीदने में इंटरेस्ट है, तो मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो एक्स वाई को कार दे रहा है और वाई एक्स को 2 लाख रुपए दे रहे हैं। तो यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न है, तो इसलिए राइट लगाई हूँ। और यहाँ पे अगर समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है तो लीगल इंटेंशन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि कार जब देगा तो उसका पेपर भी तो देगा, लीगल इंटेंशन यहाँ क्रिएट होगा। तो ये कमर्शियल टाइप का एग्रीमेंट है। और फोर्थ जो मंदिर वाली बात है, अगर मंदिर बनाने के लिए उससे 10 रुपये मांगेगा तो अगर वो नहीं देगा तो उस पर केस फाइल तो हो नहीं सकता है। तो ये भी एक सोशल टाइप का एग्रीमेंट है जिसमें कि समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन नहीं है और प्रिजम्पशन भी नहीं है। तो सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट में तब तक लीगल रिलेशनशिप में नहीं आएगा जब तक कि रिटर्न बाकायदा उसमें लिखा होना चाहिए कि इसमें लीगल इंटेंशन है। अगर नहीं लिखा होगा, किस में, सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में जब तक नहीं लिखा होगा तब तक लीगल इंटेंशन नहीं होगा। जबकि कमर्शियल में अंडरस्टूड है कि, क्योंकि कमर्शियल में क्यों अंडरस्टूड है? क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन में समथिंग इन रिटर्न आता है, इसके बीच में लीगल इंटेंशन बनता है, तो प्रिजम्पशन भी होती हैं। अब देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ से। कॉन्ट्रैक्ट देखिए, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अंतर होता है। सिमिलर लगता है बट बहुत अंतर होता है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बन सकता है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट अभी के लिए देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। मैंने पहले भी समझाया है कि एग्रीमेंट में ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होता है। जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं और उधर से एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय जब लॉ होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्फोर्सिबिलिटी क्या होता है? मीनिंग इफ़ समवन रिफ्यूज़ेस टू हिज प्रॉमिस, अगर जैसे कि मैं कही कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है 2 लाख रुपए में, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे आपकी गाड़ी ख़रीदनी है, और बाद में वो बंदा वो कहेगा कि मुझे अब नहीं ख़रीदनी है, तो जब हम कोर्ट की मदद से, लॉ की मदद से उसे उसकी प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए इन्फोर्स करेंगे, वो होगा इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तब जा कर के वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इफ़ समवन रिफ्यूज़, अगर कोई आदमी अपना प्रॉमिस से डिनाई कर जाता है, मना कर देता है, देन व्हेन वी फोर्स हिम,
To fulfill his promise with the help of law is enforceability by law. Every agreement which can be enforceable with the help of court is a contract. सारे एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल हो सकते हैं कोर्ट के मदद से, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। इन्फोर्सेबिलिटी का सिंपल मतलब ये है कि हम फोर्स करेंगे उसके प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक्स और वाई है। एक्स वाई को बोलता है कि मुझे लैपटॉप बेचना है, वाई जो है एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक्स बदले में लैपटॉप दे रहा है और वाई बदले में एक्स को 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो यहाँ पे एग्रीमेंट डन। बाद में कुछ समय के बाद वाई डिफ्यूज़ कर जाता है, मतलब रिफ्यूज़ कर देता है कि मुझे नहीं खरीदने का मन है, डिनाइज टू परचेज। एक्स कैन स्यू, तो एक्स जो है स्यू करेगा फाइल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस, और प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। एक्स वांट टू इन्फोर्स कोर्ट कम टू नो दैट दिस एग्रीमेंट इज कमर्शियल इन नेचर। एक्स कहेगा कि इन्फोर्स करेगा कि ये कमर्शियल टाइप का कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है, तो ये इसके द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। सिंस कमर्शियल एग्रीमेंट आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ कंसिडरेशन एज वेल एज प्रिजम्पशन। चूँकि कमर्शियल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है क्योंकि ये कंसिस्ट करता है कंसिडरेशन और प्रिजम्पशन। तो दिस इज ऑलवेज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ का एक एग्जाम्पल तो जो दिया गया है उसमें क्या होगा कि एक्स कैन स्यू फाइल वाई, वाई को एक्स फाइल शू कर सकता है, उसके प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए उसे इन्फोर्स कर सकता है लॉ के मदद से, एंड कंपेल्ड हिम थ्रू द कोर्ट, और कोर्ट के सामने उसे इन्फोर्स करेगा, कोर्ट की मदद से उसे इन्फोर्स करेगा फुलफिल करने के लिए। जिस एग्रीमेंट में दूसरी पार्टी को उसके प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए मजबूर कर पाएगा वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वैसे एग्रीमेंट को जो कि अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए इन्फोर्स कर सकेगा वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जिस एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं होगा वो एग्रीमेंट तो रहेगा बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। अगर इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं होगा तो वो सिर्फ एग्रीमेंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। जैसे कि भाई का एग्जांपल दिए थे कि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आएगा तो मैं उसे फ़ोन दूंगी, और वो अच्छा नंबर ले आता है लेकिन मैं फ़ोन नहीं देती हूँ, तो यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं है, तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उसमें प्रिजम्पशन होता है और कंसिडरेशन होता है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं बनता है जब उसमें प्रिजम्पशन कंसिडरेशन नहीं होता है, सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, तब वो सिर्फ एग्रीमेंट रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। विच हैज़ वाइडर कॉन्सेप्ट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट? ये आसानी सी बात है कि एग्रीमेंट तो बहुत सारे बनते होंगे, आए दिन एग्रीमेंट बनते होंगे। वाइडर मीन्स क्या होता है कि वाइड रेंज में एग्रीमेंट कितने तरह के होते हैं, सोशल, डोमेस्टिक, कमर्शियल, लेकिन उसमें से सिर्फ कमर्शियल जो होता है वही कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है ना। बाकी दो सोशल और डोमेस्टिक में तो हमको जब तक लिखा नहीं होगा तब तक वो अंडरस्टूड नहीं होगा कि उसमें किसी अंडरस्टूड नहीं होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कमर्शियल में तो अंडरस्टूड होता है, इसलिए सिर्फ कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट होती है। और कमर्शियल होता है। सोशल डोमेस्टिक में क्या होता है, इफ़ मेंशन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तभी वो लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट, मतलब इंटेंशन बनेगा वहाँ, ऐसे अंडरस्टूड नहीं होता। जबकि कमर्शियल में देयर इज़ ऑलवेज एन इंटेंशन टू क्रिएट, क्योंकि यहाँ पे प्रिजम्पशन और कंसिडरेशन होता है।
देयर इज़ नो इन सोशल एंड डोमेस्टिक में देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप अनलेस और अनटिल इट इज़ मेंशन इन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जब तक लिखा नहीं होगा तब तक कोई लीगल इंटेंशन नहीं बनेगा। और कमर्शियल में देयर आर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होता है। और डोमेस्टिक में और सोशल में देयर इज़ नो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं इस वीडियो ये बेसिक वीडियो है, पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर धीरे 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 मैं लेवल अप करूँगी। हर बेसिक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।